प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों की यूनिट सेकंड धारा विद्युत चल रही है। इस यूनिट का पहला चैप्टर है और हमारी बुक का ये 5वां चैप्टर होगा वैद्युत चालन। उस चैप्टर में एक लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग इसी चैप्टर में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर स्टडी करेंगे। तो देखिए, आज के हमारे टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक होंगे उनकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन आप लास्ट वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए देखिए, आज मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति या इसको इंग्लिश में कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। देखिए, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या अत्यधिक होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति किस प्रकार होती है? जैसे ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो यहां से क्या हुआ कि जैसे ही वो आगे बढ़ता है, गति करता है, तो धनायन, यहाँ पर कोई धनायन होगा, उसे टकराता है। जैसे टकराएगा तो टक्कर के बाद इसकी वेग की दिशा और परिमाण बदल जाएगा। तो ऐसे टक्कर के बाद ये देखिए, ये आगे बढ़ा इधर कुछ डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक अगला धनायन होगा, उससे टकराया। उससे टकराने के बाद उसका जो वेग है, वेग की दिशा ये हो गई, यहाँ पर टकराया। अब चलिए मान लेते वेग की दिशा ये हो गई, यहाँ पर टकराया इससे, तो मानते वेग की दिशा ये हो गई, ठीक। यहाँ पर टकराया तो वेग की दिशा ये हो गई। इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पदार्थ के भीतर, धातुओं के भीतर धनायनों से क्या रहता है, टकराता रहता है। और प्रत्येक टक्कर के बाद उसका जो वेग होता है, वेग की दिशा और परिमाण दोनों बदल जाते हैं। तो इस प्रकार जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की ये जो गति है, अनियमित गति हो जाएगी। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की ये जो सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति है, उस गति को क्या कहोगे? यादृच्छिक गति। क्या गति कहोगे? यादृच्छिक या रैंडम मोशन, ठीक। ये आपकी यादृच्छिक गति हो गई। नंबर 2 देखिए, मुक्त पथ, फ्री पाथ। फ्री पाथ क्या हो गया? ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसके द्वारा दो क्रमागत टक्करों में, देखिए एक बार मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां पे टकराया इस धनायन से, टक्कर के बाद उसने ये दूरी तय की, फिर यहां पे टकराया तो उसने ये दूरी तय की। तो दो क्रमागत टक्करों में जो तय दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ, फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। तो उसका फ्री पाथ कौन सा हुआ? ये और ये दो टक्करों के बाद तय दूरी क्या कहलाती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ, ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिए माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, फ्री मीन पाथ। ये सब किसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है? देखिए यहां पर कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों में चली माध्य दूरी। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन एक की, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन था, एक बार इस धनायन से टक्कर हुई तो उसने इतनी दूरी तय की, फिर इस धनायन से टक्कर हुई तो इतनी दूरी तय हुई। तो दो क्रमागत टक्करों में तय माध्य दूरी, इसका क्या निकालें? मध्यमान। ये दूरी का मेजरमेंट कर लेंगे, इस डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेंगे, फिर इनका मध्यमान निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे तो वो आपका क्या आ जाए? माध्य मुक्त पथ, ठीक है। समझ गए माध्य मुक्त पथ क्या है? कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों में चली दूरी का माध्य क्या कहलाता है? माध्य मुक्त पथ कहलाता है, जिसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से, ठीक है। और ये जो है माध्य मुक्त पथ है वो 10⁻⁹ मीटर की
कोटि का होता है। मीन्स जो माध्य मुक्त पथ है वो कितना आएगा, आ सकता है 2 × 10⁻⁹ मीटर या 3.14 × 10⁻⁹ मीटर है, 4.96 × 10⁻⁹ मीटर। इस प्रकार ये 10⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है माध्य मुक्त पथ। आप माध्य मुक्त पथ समझ गए। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, श्रांत काल। श्रांत काल, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल क्या होता है? देखिए कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसके द्वारा 2 क्रमागत टक्करों में लगे समय का माध्य क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहलाता है। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराया तो जो समय लगा वो नोट कर लिया, फिर उसके बाद वो यहाँ पे टकराया तो जो समय लगा नोट कर लिया। दोनों समयों को जोड़ करके हम 2 से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों में लगे समय का माध्य आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों में लगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों में लगे माध्य समय को मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रांति काल, जिसे कि टाउ से व्यक्त करते हैं। किससे? टाउ से। और ये श्रांति काल आपका होता है 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि का होता है। ठीक, समझ गए? ये बहुत कम समय है। इसको नीचे ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/10⁻14 सेकेंड। ये 10/14 जीरो बढ़ाएंगे तो इसका मतलब 1 सेकेंड का उतनावां भाग हो जाएगा। इतना कम भाग होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? श्रांति काल हो गया। ठीक, तो ये कुछ आपने पढ़े। इसके बाद देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का अगला हम नंबर 5 देखते हैं, अनुगमन वेग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुगमन या आपका अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। देखिए कि एक चालक है, ये चालक, और ये चालक है आपका। इस चालक के सिरों पर हमने क्या किया? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। इस चालक के सिरों पर एक बैटरी या सेल जोड़ दिया। ठीक, ये देखिए आप, ये जोड़ दिया तो देखिए इस चालक का ये सिरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इस सिरा पॉजिटिव से जुड़ा है। तो इसके भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने इस चालक को क्या किया? एक चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया है, तो इस चालक में क्या, चालक के प्रत्येक बिंदु पर क्या स्थापित हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन किधर किधर होगी? इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। यह आपका एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है तो ऋणावेश पर जो वैद्युत बल होता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो वैद्युत बल है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इधर को लगेगा। ठीक है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर को क्या करेंगे? इधर को मूव होंगे, गति करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब ये इधर को गति करेंगे यानी वैद्युत क्षेत्र स्थापित है तो वैद्युत बल लगेगा, और वैद्युत बल के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरित हो जाएंगे, मीन्स उनके वेग में वृद्धि होगी। उनके वेग में लगातार वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके वेग में वृद्धि नहीं होती है। वेग में तो वृद्धि होती है लेकिन एक नियत वृद्धि हो पाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि होती है वैसे ही क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो धनायन या परमाणु से क्या हो जाए? टकरा जाता है। ऐसा नहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर एक्सप्रेस वे या हाईवे बना हुआ है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सर पर दौड़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि चालक के भीतर क्या होता है बताइए? चालक में बहुत निश्चित क्रम में अणु या परमाणु सजे रहते हैं। ठीक, तो इसलिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो उन अणुओं या परमाणुओं से या धनायनों से, धनायन मीन्स जिस परमाणु से मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है वो धनायन हो जाता है, तो उन धनायनों से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या टकराएगा। तो जब टकराएगा, जैसे उसने अपना वेग अर्जित किया, जैसे उसके वेग में वृद्धि हुई
तो वो टकरा गया, टकराने के बाद क्या होगा बताइए, उसके वेग में कमी हो जाएगी या बिल्कुल रुक जाएगा, वेग शून्य हो जाएगा। पुनः वो फिर चलने की कोशिश करेगा, फिर टकराएगा, फिर रुक जाएगा, फिर टकराएगा, फिर रुक जाएगा। ये समझ लीजिए कि एक भीड़ भाड़ वाले जगह पर आपसे कहा जाए कि आप अपनी साइकिल आप दौड़िए, तो क्या होगा, जब आप दौड़ोगे, जैसे ही आप स्पीड से दौड़ना शुरू करोगे वैसे ही आप किसी टकरा जाओगे, टकराओगे तो फिर गिर जाओगे, रुक जाओगे, आपका जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। पुनः आप फिर आपको थोड़ी जगह मिलेगी, फिर आप अपना स्पीड से दौड़ने की कोशिश करोगे, फिर टकरा जाओगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर चलोगे। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना बहुत अधिक स्पीड से नहीं दौड़ पाएंगे, वहाँ पर बहुत अधिक वेग का जो परिमाण है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, सेम टू सेम कंडीशन ऐसे यहाँ पर है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो महाविद्युत क्षेत्र के कारण क्या करता है, एक नियत सूक्ष्म वेग ही अर्जित कर पाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग की डेफिनेशन क्या आई कि महाविद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित नियत सूक्ष्म एक दिशी वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित नियत सूक्ष्म एक दिशी वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुगमन अथवा अपवाह वेग कहलाता है। और इसे Vd से व्यक्त किया जाता है, किससे, Vd, V वेलोसिटी, D ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, Vd से व्यक्त किया जाता है और ये अनुगमन वेग आपका होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। ठीक, ये आपका अनुगमन वेग हो गया। ठीक, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इतना वेग अर्जित कर पाएगा इस कोटि का, यानी 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड या 4.54 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, इस तरीके का ये वेग अर्जित कर पाता है। ठीक है, एक और देख लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग। ऊष्मीय वेग देखिए, ऊष्मा के कारण, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण भी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को चूंकि ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो उस ऊर्जा से वो क्या कर लेता है, वेग अर्जित कर लेता है। तो उस ऊष्मीय ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग ही क्या कहलाता है, ऊष्मीय वेग कहलाता है। और ये ऊष्मीय वेग होता है उसका, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग, उसका फॉर्मूला होता है V = √3 kT/m, जहाँ पर K क्या होता है, ये जो K होता है जो बोल्ट्जमैन नियतांक होता है, क्या होता है, बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। T परम ताप होता है, M मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग कमरे के ताप की बात करें, कमरे के ताप के लिए तो 3 गुणा जो बोल्ट्जमैन नियतांक होता है इसका मान होता है 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन होता है। T कमरे का जो सामान्य टेम्परेचर हो 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे तो 2 से 73 जोड़ देंगे तो 300 आ जाएगा, × 300 और बटे m का मान यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इस तरीके से आपका ये वेग है वो आपका आ जाएगा 10⁵ मीटर पर सेकंड की कोटि का आएगा। ठीक है, तो कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, ऊष्मीय वेग होता है, वो कितना होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। ठीक, समझ गए। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन से संबंधित, मुक्त इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी हम लोग आगे टॉपिक अपना बढ़ाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सभी, ये और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुगमन वेग, अनुगमन वेग एवं वैद्युत धारा में संबंध, यही टॉपिक जरूर आता है। तो ये संबंध पूछा जाएगा आपसे या इस पर एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला से संबंधित आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो अनुगमन वेग एवं वैद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए हम ये मान ले रहे हमारे पास एक चालक है,
एक चालक है, इस चालक का के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए। इस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? ए है। और इस चालक के एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी? स्मॉल एन। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर कितने? स्मॉल एन है। और इस चालक की लंबाई कितनी मान ली हमने? एल मान ली, ठीक। इस चालक की लंबाई एल है। ये चालक में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे ही चालक के सिरों पर वोल्टेज स्थापित करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो एक दिशा में गति करेंगे, ठीक। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग अर्जित कर पाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अनुगमन वेग बीडी। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग बीडी से गति कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने? स्मॉल एन, ठीक। तो पूरे आयतन में, क्योंकि इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? ए। तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन बराबर कितने हो जाएंगे? देखिए कैपिटल एन बराबर हो जाएगा आपका एन ए। एकांक आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन उसमें क्षेत्रफल का गुणा कर दो तो आपके कुल इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें अनुगमन वेग बीडी से गति कर रहे हैं, तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या होगा? आवेश प्रवाहित होगा। आवेश, इसमें आवेश प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा, ठीक। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग बीडी से जब गति करेंगे और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो स्मॉल ई होता है, तो एक सेकंड में चालक में प्रवाहित आवेश, एक सेकंड में प्रवाहित आवेश आपका कितना हो जाएगा? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन कुल कितने? एन ए, ठीक। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो आवेश प्रवाहित होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किससे चल रहे थे? वीडी से, अनुगमन वेग से चल रही, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? जब ये एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्मॉल ई आवेश प्रवाहित होगा, और जब इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना इस पे आवेश, कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा? इस कुल आवेश स्मॉल एक सेकंड में कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा? एन ए बी डी इंटू ई, ठीक। एक सेकंड में हो गया। तो आप देखिए यहाँ से टी सेकंड में चालक में प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर एन ए बी डी इंटू ई, इतना आवेश प्रवाहित होगा टी सेकंड में, ठीक। तो टी सेकंड में इतना आवेश प्रवाहित हुआ तो देखिए अतः चालक में धारा, आप देखिए चालक में धारा, चालक में धारा, आपने धारा की डेफिनेशन क्या पढ़ी? आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्यू की वैल्यू यहाँ से रखेंगे एन ए बी डी इंटू ई इंटू टी अपॉन टी। टी से टी कट गया तो आई बराबर आपका क्या आ जाएगा? एन ई ए बी डी, ठीक। ये आपका एक रिलेशन आ गया। ये किसके किसके बीच रिलेशन आ गया? ये आ गया वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के बीच संबंध, ठीक। किसके किसके बीच है? वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के बीच संबंध है। तो ये आपको फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल जरूर आएगा, या ये पूछा जा सकता है कि वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध लिखिए, एक नंबर में आएगा। तो आप संबंध लिखेंगे आई बराबर एन ई ए बी डी, यहाँ एन चालक के एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल ई मुक्त इलेक्ट्रॉन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश है ए, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है बी डी, मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या है? अनुगमन वेग, ठीक है, समझ गए। एन एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या, ई क्या चीज है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए क्या है? चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, बी डी क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, ठीक है। ये आपका हो गया। देखिए नेक्स्ट जो हेडिंग है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जरूर निश्चित रूप से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, हर वर्ष लगभग ये बोर्ड परीक्षा में आता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओम का नियम। क्या है आपका? ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स नियम क्या है? देखिए, जर्मनी वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन वैज्ञानिक। जर्मन वैज्ञानिक, इनका नाम पूरा क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सन 1828 ईस्वी में, कब? सन 1828 ईस्वी में अपने प्रयोग के आधार पर एक निष्कर्ष दिया। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? इन्होंने किसी भिन्न भिन्न चालकों के सिरों पर वोल्टेज स्थापित किया और वोल्टेज स्थापित कर, जो भिन्न भिन्न चालक थे उनके सिरों पर क्या स्थापित किया? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर स्थापित किया और फिर उन चालकों में बहने वाली धारा का मेजरमेंट किया। तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। जो इन्होंने निष्कर्ष निकाला उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। तो वैज्ञानिक ओम ने अपना प्रयोग किस पे किया? किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर V एवं उसमें बहने वाली धारा I के बीच अध्ययन किया। ठीक है, तो देखिए, ओम के नियमानुसार जो ओम ने फिर अपने परीक्षणों के आधार पर एक नियम दिया, वो नियम क्या है? आप इस नियम को यहाँ से याद करेंगे। ओम, पेपर में आता है ओम का नियम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? ओम के नियमानुसार। ओम ने देखो क्या नियम दिया, हम बोल रहे हैं, आप समझेंगे, उसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखेंगे। हमने बताया कि वीडियो क्लास की एक लिमिटेशन होती है, अगर हम बोर्ड पर सब कुछ लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। देखिए क्या ओम ने क्या बताया? ओम के नियम से कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, ठीक, आदि, तो ओम ने क्या बताया? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तब उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन, लंबाई, क्षेत्रफल आदि अपरिवर्तित रहें, बदले नहीं, चेंज नहीं हो, अपरिवर्तित रहें, तब उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। कब होता है? जबकि चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल आदि अपरिवर्तित रहें, बदले नहीं। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ से ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा। ठीक, तो V इक्वल IR, यहाँ जहाँ R चालक के लिए क्या है? चालक के लिए एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध, अभी हम लोग प्रतिरोध के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, ये ओम का नियम हो गया है, V इक्वल IR। ठीक, आपका ओम का नियम ये होगा, ये ओम के नियम का कथन हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग इस ओम के नियम को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो अनुगमन वेग के आधार पर अब हम इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे ओम के नियम को। अनुगमन
वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ठीक, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग के आधार पर हम ओम के नियम का निगमन करेंगे। देखिए किस तरीके से इस ओम के नियम को प्राप्त करेंगे कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक चालक है, ये हमारे पास एक चालक है, इस चालक के सिरों पर हमने क्या स्थापित किया, इस चालक के सिरों पर हमने विभवांतर स्थापित कर दिया, विभवांतर माइनस प्लस, ठीक। देखिए इस चालक का ये सिरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इधर को एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा ई, वैद्युत क्षेत्र जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव स्थापित होता है। तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मूव होंगे, किधर होंगे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके गति करेंगे अनुगमन वेग bd से, ठीक है। इस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है, इस चालक की लंबाई l है, ठीक। समझ गए, ये हमारे पास एक चालक है, इस चालक के जो पैरामीटर्स हैं वो हमने आपको बताए। तो अब देखिए इस चालक के सिरों पर जैसे ही विभवांतर लगाया जाएगा तो इस चालक में क्या स्थापित हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तो यदि चालक के सिरों पर विभवांतर भी स्थापित हो, यदि चालक के सिरों पर विभवांतर V हो तब इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र होगा E बराबर क्या हो जाएगा आपका V/L, ठीक। आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा। इस चालक के हर पॉइंट पर इतना वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन पर क्या लगेगा, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगेगा। तो वैद्युत बल F बराबर आपने पीछे पढ़ा था E बराबर F/Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा QE। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश किससे लिखते हैं, स्मॉल e से, EE, ठीक। बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा EV/L, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये इतना वैद्युत बल लगेगा इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। जब वैद्युत बल लगेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण न्यूटन के नियम से त्वरण A बराबर F/m। यहाँ पर m क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। आप यहाँ से मान रखेंगे F का, तो क्या आ जाएगा EV/LM, ठीक है। समझ गए, ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया, त्वरण आ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक त्वरण हो गया, ठीक। अब देखिए कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएंगे तो क्या होगा, वो एक वेग अर्जित करेंगे। तो कितना वेग अर्जित कर लेंगे ये हम निकाल ले। देखिए अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए दो क्रमागत टक्करों के लिए श्रांतिकाल टॉ हो, कितना हो, श्रांतिकाल टाउ हो, तो कोई किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्कर में अर्जित वेग V बराबर U प्लस ए टाउ, ठीक। ये गति के हम प्रथम नियम से मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों में अर्जित वेग पता कर लेंगे। V बराबर आपका क्या हो जाएगा, U प्लस AT। यहाँ पर U है वो क्या है, ऊष्मी वेग। इतना वेग उसके पास पहले से होगा। U किसके कारण होगा, ऊष्मा के कारण होगा, ऊष्मी ऊर्जा के कारण होगा U वेग, ठीक। और क्रमागत टक्कर, दो टक्करों के बाद वो अंतिम वेग इतना प्राप्त कर लेगा, कौन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, यदि चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए हम क्रम से मान ले रहे 1 2 3 4 ऐसे n तक हो, तो पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, V1 इक्वल U1 प्लस ए टाउ
दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा U2 प्लस ए टाउ, तीसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा U3 प्लस ए टाउ डॉट डॉट इस तरीके से। एनवें मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा UN प्लस ए टाउ। ठीक, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा अर्जित वेग होगा, अंतिम वेग होगा। ठीक, तो ये जो वेग है V1 V2 इनका जो औसत होगा वही आपका क्या कहलाएगा, इनका जो औसत है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग BD कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा आपका अनुगमन वेग BD। तो अनुगमन वेग BD, अनुगमन वेग BD बराबर इनका एवरेज औसत, तो कितना हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट डॉट VN अपॉन N। तो हम सब सारी वैल्यूज लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए U1 प्लस ए टाउ प्लस U2 प्लस ए टाउ प्लस U3 प्लस ए टाउ प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा आपका UN प्लस ए टाउ अपॉन N। ठीक है, तो आपका BD इक्वल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट UN, ठीक, अपॉन N प्लस आगे हमारा क्या बचा, ये हमारा बचा ए टाउ प्लस डॉट डॉट N बार अपॉन N। ठीक है, ये आ गया आपका है। तो अब देखिए तो यहां से देखिए आप BD इक्वल ये U1 प्लस U2 प्लस ये डॉट, ये क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग है। तो हमने बताया आपको औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, शून्य होता है, ये शून्य हो गया, प्लस ये ए टाउ ये एन बार है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AN इंटू ए टाउ अपॉन N से N कट गया। तो BD बराबर आपका कितना आ जाएगा, BD बराबर ए टाउ मुक्त इलेक्ट्रॉन का ये क्या आ गया, ये अनुगमन वेग BD आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए कि VD बराबर ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना हो गया था, ए का मान हो गया EV अपॉन LM। BD बराबर क्या हो गया EV अपॉन LM। ठीक, ये और बराबर ये क्या हो सकता है, ये बराबर आपका हो जाएगा V अपॉन L इक्वल क्या होता है, V अपॉन L इक्वल होता है कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो EE अपॉन M। ठीक, ये फार्मूला आ गया। कई पेपर पूछता है वो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और वैद्युत विभवांतर के बीच संबंध स्थापित कीजिए, या अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग और वैद्युत विभवांतर के बीच संबंध, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच ये आपका संबंध हो गया। ठीक है, तो ये संबंध हो गया। देखिए ये BD का मान आ गया। अब हम जानते हैं कि चालक में वैद्युत धारा, चालक में वैद्युत धारा, चालक में वैद्युत धारा हम लोगों ने पढ़ा था I इक्वल NEA VD, ये रिलेशन पीछे अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। तो I इक्वल NEA BD का मान लगाएंगे यहाँ से, BD इक्वल कितना है EV अपॉन LM। ठीक, या देखिए क्या हो जाए, या V अपॉन I इक्वल, देखिए V यहीं रहने दें, I इधर ले जाए, ये पूरा टर्म ऊपर इधर जाएगा, LM अपॉन NE स्क्वायर A, NE स्क्वायर A, NE स्क्वायर A इतना हो जाएगा LM अपॉन NE स्क्वायर A। ये हो गया। अब आप देखिए किसी दिए हुए चालक के लिए
ये आपका आ गया V अपॉन आई इक्वल E। अब किसी दिए हुए चालक के लिए, एक चालक हमारे पास एक दिया हुआ चालक है, उस चालक के लिए देखिए आप L का मान निश्चित होगा, लंबाई निश्चित है होगी, और M जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, निश्चित होता है। उस चालक में एक के एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N निश्चित होगी। E क्या है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या है? आवेश। Vd बराबर आपका क्या हो गया था? EV। ये का मान रखा EV, टाउ हो रहा हुआ ये टाउ, ठीक, ये टाउ, ये टाउ भी इसके साथ में है। तो देखिए आपका I बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? I बराबर EV इंटू टाउ, तो ये टाउ आ जाएगा। तो देखिए क्या हम चल रहे थे, इसके बाद किसी चालक जो दिया हुआ चालक उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी नियत रहेगा। और बात आई टाउ की, अगर किसी चालक का ताप नियत रहे तो टाउ का मान भी नियत रहेगा। जो टाउ होता है श्रांतकाल होता है, वो चालक के ताप पर निर्भर करता है, ठीक। अगर चालक का ताप बढ़ता है तो श्रांतकाल का मान घट जाता है, ठीक। अगर ताप नियत रहेगा तो टाउ का मान भी नियत रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि किसी दिए हुए चालक के लिए अगर उसका ताप नियत रहे तो ये जो राइट हैंड साइड की जो पूरी राशि है वो किसी दिए हुए चालक के लिए क्या रहेगी? नियत रहेगी। तो परंतु किसी दिए हुए चालक के लिए Lm अपॉन Lm इंटू टाउ अपॉन एन स्क्वायर ए इक्वल नियतांक, और इस नियतांक को उस चालक का क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध R कहते हैं, ठीक। तो इसलिए हमारा क्या आ गया? ये आपका आ गया Lm बटे एन स्क्वायर ए इंटू टाउ बराबर कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R का मान आ गया आपका, कैपिटल R बराबर Lm इंटू टाउ बटे एन स्क्वायर ए, ठीक। तो ये जो आपका इक्वेशन आया है और ये इक्वेशन आया, दोनों की तुलना कीजिए राइट हैंड साइड में, देखिए क्या आ जाएगा। इसलिए ये आपका आ जाएगा V अपॉन आई बराबर नियतांक, क्योंकि पूरी की पूरी राशि नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध R। ये आपका क्या आ गया? यही ओम का नियम है, जिसे हम लोगों ने अनुगमन वेग के आधार पर क्या किया? ड्राइव किया है, प्रूफ किया है, ठीक। तो जब आप ओम का नियम सिद्ध करोगे तो एक एक टॉपिक लेते जाइए। देखिए जैसे ही चालक है, फिर एक बार हम रिवाइज करा दे रहे, ये चालक, इस चालक के सिरों पर हम वोल्टेज लगाएंगे। जब वोल्टेज स्थापित करेंगे तो इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। वो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? E इक्वल V अपॉन L, अगर चालक की लंबाई L है। यदि वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तो क्या होगा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर वैद्युत बल लगेगा। तो वैद्युत बल F इक्वल क्या हो जाएगा? E, वहाँ से आप E का मान रख देंगे, ठीक। जब वैद्युत बल लगेगा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण हुआ A इक्वल F अपॉन M। इस तरीके से हम त्वरण निकाल लेंगे। और जब त्वरण मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है, मुक्त इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, इसका मतलब उसके वेग में वृद्धि हो जाएगी। और उसके जो वेग में वृद्धि है, जो वेग में वृद्धि होती है वो एक नियत सूक्ष्म वृद्धि हो पाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग Vd। तो अनुगमन वेग Vd का मान निकाल लेंगे, ठीक। और अनुगमन वेग Vd का मान निकाल करके बस इस तरीके से ये सारी वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो आपका ओम का नियम, जो ओम का नियम उसका सत्यापन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ओम का नियम है, ओम का नियम का सत्यापन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की वीडियो क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ओके।